हम सब भारत का नक्शा देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये नक्शा, ये जो लकीरें हैं, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान है, हमारा इतिहास है। सवाल ये है कि क्या ये नक्शा हमेशा से ऐसा ही था और क्या इसे बदला जा सकता है? इन सवालों का जवाब भूगोल की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने संविधान के पहले कुछ पन्नों में ही छिपा है। तो चलिए आज संविधान के उन्हीं पहले 4 आर्टिकल्स के ब्लूप्रिंट को समझते हैं, जो भारत की सीमाओं को तय करने और यहाँ तक कि उन्हें फिर से बनाने की शक्ति रखते हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सा संवैधानिक तरीका है, वो कौन सी शक्ति है जो हमारी संसद को ये अधिकार देती है कि वो भारत के राजनीतिक नक्शे को ही बदल दे। ये कहानी है उस पावर की जो नए राज्य बना सकती है, राज्यों की बाउंड्रीज बदल सकती है और हमारे देश की रूपरेखा को एक बिल्कुल नया आकार दे सकती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एकदम पहले आर्टिकल से। देखिए, किसी भी देश की पहचान उसके नाम और उसके इलाके से होती है, और हमारा संविधान इसे बहुत ही साफ साफ बताता है। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें 2 बहुत गहरी बातें हैं। पहली कि देश के 2 ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया, दोनों को बराबर का संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी, जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात है, वो है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल। ये सिर्फ कोई किताबी परिभाषा नहीं है, ये भारत की अखंडता का मूल मंत्र है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने राज्यों का संघ शब्द बहुत सोच समझकर चुना था। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो अलग अलग राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट या समझौते से बना हो, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। यहाँ पर किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक परिसंघ या कॉन्फेडरेशन से बिल्कुल अलग होता है, जहाँ सदस्य राज्य जब चाहें अलग हो सकते हैं। तो असल में भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये अविनाशी है। अच्छा, तो ये तो पक्का हो गया कि कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं जा सकता। पर सवाल यह है कि क्या कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन सकता है? संविधान का अगला आर्टिकल हमें यही बताता है कि भारत की सीमाओं को बढ़ाया कैसे जा सकता है। ये आर्टिकल हमारी संसद को एक बहुत ही खास शक्ति देता है। इसके मुताबिक संसद कानून बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में एक नए राज्य के तौर पर शामिल कर सकती है, या फिर उसे किसी मौजूदा राज्य के साथ मिला सकती है। कह सकते हैं कि ये वो प्रावधान है जो भारत के भौगोलिक विस्तार का रास्ता खोलता है। और ये पावर सिर्फ किताबों में नहीं है, इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल भी हुआ है। सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिक्किम। 1975 में वहां के लोगों ने वोटिंग के बाद भारत में शामिल होने का फैसला किया, और इसी आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके हमारे संसद ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। ये इस आर्टिकल की पावर का एक जीता जागता सबूत है। अब हम आते हैं उस आर्टिकल पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और दिलचस्प है। ये सिर्फ बाहर से किसी इलाके को जोड़ने के बारे में नहीं है, ये देश के अंदर के नक्शे को पूरी तरह से बदलने की क्षमता के बारे में है। जरा इन शक्तियों का दायरा देखिए। संसद किसी भी मौजूदा राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बना सकती है, जैसा हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के बनने में देखा। वो किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्रीज को बदल सकती है, और तो और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है, जैसे उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। मतलब ये आर्टिकल संसद को भारत का अंदरूनी नक्शा फिर से बनाने का पूरा अधिकार देता है। हालांकि इतनी बड़ी शक्ति के इस्तेमाल का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य या उन राज्यों की विधानसभा के पास भेजते हैं जिन पर इसका असर पड़ने वाला है, ताकि वो एक तय समय के अंदर अपनी राय दे सके। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू सामने आता है। राज्य की विधानसभा अपनी राय तो दे सकती है, लेकिन उस राय को मानना या न मानना ये पूरी तरह से केंद्र सरकार और संसद पर निर्भर करता है। मतलब राज्य की राय सिर्फ एक सलाह है, उनकी सहमति नहीं। यही वो प्रावधान है जो आखिरी फैसला लेने की शक्ति केंद्र को देता है। अब ये सवाल उठना तो लाजिमी है कि किसी राज्य की सीमा बदलने या एक नया राज्य बनाने जैसे इतने बड़े बदलाव का प्रोसेस आखिर कितना मुश्किल होगा। क्या इसके लिए संविधान में कोई बड़ा और मुश्किल संशोधन करना पड़ता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 4 में। ये आर्टिकल एक तरह से एक मास्टर की, एक चाबी का काम करता है, जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत होने वाले बदलावों के प्रोसेस को बेहद आसान बना देता है।
और ये है वो सबसे हैरान करने वाली बात। आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि राज्यों के नक्शे में किए गए किसी भी बदलाव को आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए संसद में 2/3 जैसी किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसे एक आम कानून की तरह यानी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जा सकता है। इस एक छोटे से प्रावधान का नतीजा ये है कि भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलना असाधारण रूप से लचीला यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये संसद को प्रशासनिक सुविधा, भाषा या विकास की जरूरतों के हिसाब से देश को फिर से ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही शक्तिशाली और कारगर टूल देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इसे अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब संघ को यानी देश को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों की सीमाओं को मिटाया और बनाया जा सकता है। और इस नक्शे को बदलने वाली कलम की आखिरी शक्ति हमारी संसद के हाथों में है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। ये जो सिस्टम है जो देश की एकता के नाम पर केंद्र को इतनी ज्यादा शक्ति देता है, ये क्षेत्रीय पहचान और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के बीच के संतुलन को कैसे प्रभावित करता है? भारत की एकता और अखंडता के लिए ये लचीलापन एक वरदान या फिर एक चुनौती? इस पर सोचिएगा जरूर।